डियर, स्वागत है आपका एम स्क्वायर एसएससी में। तो ग्रुप डी के लिए जो पीवाईक्यू चल रही थी, उसमें आज एक नई क्लास लेकर आया हूँ मैं। और ये जो आज के जो क्वेश्चन होंगे, ये हैं सारे एनटीपीसी का, जो अभी सीबीटी 2 हुआ था ग्रेजुएट लेवल का। अभी जो हुआ था ग्रेजुएट लेवल का, उसका कब हुआ था? ये 10 जुलाई 2026 को एग्ज़ाम हुआ था इसका। ठीक है, तो इसके में जितने भी है मैथ्स के 35 क्वेश्चंस, वो सारे लाया हूँ। तो जो भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो इसको ज़रूर देखें। ठीक है, चलो। और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, लाइक भी कर दें। ठीक है भाई, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। और करने का तरीका वही रहेगा कि पहले वीडियो को पॉज करें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, और फिर उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इन अ लीनियर रेस, देखो रेस जो है ना, वो दो टाइप की होती है। एक तो आपकी होगी लीनियर, ठीक है, यानी कि सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। और एक होता है आपका सर्कुलर। ठीक है, दो तरीके की आपकी रेस होती है। तो यहाँ पर लीनियर वाली है, इसको जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं कंप्लीट इसको समझाऊंगा। देखो, उसने बोला कि लीनियर रेस है 750 मीटर, एक्स कैन बीट वाई बाई 10 मीटर। देखो, जब वो ये बोल रहा है ना कि एक्स कैन बीट, एक्स कैन बीट कितना, 10 मीटर ऑफ वाई, तो हम ये बोलेंगे कि जो एक्स बीट कर रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स यहां पर पहुंच गया। मान ले जाए ये 1000 किलोमीटर की, 1000 मीटर की रेस है, तो एक्स यहां पर पहुंच गया, तो वाई जो है इससे 10 मीटर पीछे है। इसका मतलब ये हुआ एक्स ने बीट कर दिया इसको। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि वो स्टार्ट स्टार्ट लेता है। ठीक है, यानी कि आगे होता है। मान लिया उसने बोला कि एक्स जो है वाई से, एक्स ने जो है वाई को 10 मीटर का स्टार्ट दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई यहां पर है और एक्स यहां पर है। 10 मीटर का स्टार्ट ये हुआ, यानी कि एक्स जो है वाई से 10 मीटर पीछे से रेस स्टार्ट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ये चीजें हैं। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन अ रेस ऑफ इन अ रेस of 4 meter, y can beat z by 6 meter. In a race of 150 meter, x will beat z by how many meters? ठीक है, कि 750 मीटर की सीधी दौड़ में x y को 10 मीटर से हरा सकता है। ठीक है, पहले इतना देखो। पहले मैंने एक डायग्राम बनाया, आप एग्जाम में डायग्राम मत बनाना भाई, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। तो उसने बोला कि एक्स है, ये जो रेस है ना, ये रेस है आपकी पूरी कितनी, 750 मीटर की, यहां से यहां तक की। ठीक है, अब उसने बोला कि y यहां पर है और x यहां पर है, और ये कितना है, 10 मीटर का। तो मैं इससे ये निकाल सकता हूं कि x ने कितना तय किया और y ने कितना तय किया। जब x ने 750 मीटर तय किया, तो y ने 10 मीटर कम करा इससे, यानी कि 740 मीटर तय करा। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस हो गई। टाइम एक ही है, एक ही टाइम में, जितने टाइम में एक्स पहुंचा उतने ही टाइम में वाई ना गिरे। तो यदि मैं ये बोलूं कि यदि ऐसा है, टाइम सेम है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो सेम रहता है। ठीक है, यानी कि मैंने ये बोला कि 0 से 0 काट गई, तो 75/74 ये हुआ किसका, एक्स और वाई का स्पीड का रेशियो हो गया। अब दूसरी चीज में बोलूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि दूसरा को देखो, दूसरा उसने कहां से, यहां से स्टार्ट किया। अब यहां से स्टार्ट किया, तो उसने ये बोला कि, उसने बोला फर्स्ट इक्वेशन ये थी,
ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, यहां से थी, ये थी फर्स्ट, और दूसरी ये है। दूसरा उसने बोला कि यहां से यहां तक गया और ये जो रेस है ये है आपका 444 मीटर की। अब उसने बोला कि y जो है z को, z यहां पर है तो z को कितना 6 मीटर से हराता है, तो ये 6 मीटर हो गया। यानी कि अब y और z का डिस्टेंस निकालो, कितना कवर करा। y ने करा कितना भाई, y तो पहुंच गया 444, 6 कम किया, इसका मतलब हुआ 438। ये किसने, जेड ने किया। अब मुझे स्पीड का रेशियो निकालना, तो मैं यहां से स्पीड का रेशियो निकाल सकता हूं। मैंने डिवाइड किया इसको 2 से, तो ये हो गया आपका कितना 2 2 2, और ये हो गया आपका 21 दूनी 42 और 9 18, 3 से काट दो तो 3 सते 21 और 3 चौके 12 और 3 सते 21 और 3 तिया 9, ये रेशियो होगा। अब एक्स वाई और वाई जेड का रेशियो, वाई का रेशियो कितना है मैं यहां पर निकालना चाहूंगा, मैं आराम से समझा रहा हूं आपको, ठीक है। देखो x का कितना है, x का रेशियो कितना, x ने स्पीड कितनी है 75, y की कितनी है, देखो सेम होनी चाहिए दोनों जगह, सेम नहीं है तो हम सेम करते, लेकिन 74 है, और z का कितना है 73 है। अब उसने बोला कि भाई मुझे ये बताओ कि x 150 मीटर की यदि रेस हो तो x z को कितने मीटर से हराएगा। भाई x और z, ये देखो यहां पर देखो x कितना है 150 मीटर, x हराएगा, x z को हराएगा, यानी कि x पहुंच जाएगा पूरा, x जो है 150 मीटर पूरी कवर करेगा, तो कितना 2, और ये गुणा 2 कर दो तो ये कितना कवर करेगा 146। तो इसने देखो, अब ये देखना, यदि ये 150 मीटर की है तो x यहां पहुंच गया और z पीछे रह गया, z ने कितना कवर किया 146, तो ये कितना बचा 4 मीटर, तो 4 मीटर से x इसको हरा देगा, किसको किसको, ये 4 मीटर से हरा देगा z को। समझ में आई बात, समझ में आया ये या नहीं आया। चलो आगे बढ़े। यदि मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं, देखो भाई मैं सीधा सीधा निकाल दूंगा यहां से x y और z, इसका मैं क्या निकालूंगा रेशियो स्पीड का, जो डिस्टेंस का रेशियो वही हमारा स्पीड का रेशियो रहता है यदि टाइम कांस्टेंट है तो मैं बोलूंगा कि भाई इसने करी 750, इसने करा कितना 740, दूसरे में इसने करा 444 और इसने करा कितना 438, बस यहीं से निकाल दो, ये 0 से 0 कट गई, ये काट दो, ये 74 आ गई और ये कितना आ गया 73 आ गया। अब ये हो गया 75, ये हो गया 74 क्योंकि दोनों जगह 74 है, और ये हो गया 73। अब 150 मीटर की रेस है, x जीत रहा है तो x जो है 150 कवर करेगा पूरी, कितना गुना हो गया 2 गुना, तो ये कितना, इसका 2 गुना भी करना है हमने, यदि इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 146, कितने से हारा 4 से, तो 4 आंसर हो जाएगा, इतना करना था। और यदि हमें y के साथ पूछता तो y कितना कर रहा है, डबल कर दो 8 148, तो 2 से हराता, इसको भी 2 से हराता है, इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे उसने बोला कि देखो एक व्यक्ति किसी वस्तु को, आसान पेपर था ज्यादा टफ नहीं था, एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने के लिए P से Q जाता है, जहां वही वस्तु P की तुलना में 15% सस्ती थी। ये बोल रहा है ये P है और ये Q है, तो यहां पर वस्तु यदि 20 थी तो यहां पर वस्तु 17 थी, यही बोला उसने। भाई 15% की वैल्यू है 3/20 हो जाएगा, तो P पे वैल्यू, P पे कितनी है 20 रुपए की है, तो Q पे कितनी है 17 रुपए की है, और आने जाने में उसने खर्च किए कितने, बर्बाद किए 150 रुपए, तो वह P से वस्तु खरीदने की तुलना में 150 बचाता है। जब वो यहां गया ना तो इसने कितने बचाए 3 रुपए, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई देखो 150 ये बचाए और 150 ये खर्च भी तो आया, तो कितना हो गया 300 रुपए का खर्च हुआ, हम बोल सकते हैं ना ये, तो ये एक बराबर कितना हो गया 100। भाई ये भी तो
हुआ 100। अब यहां पर कितनी थी, 2,000 रुपए की। यहां पर कितनी थी वस्तु, 1,700 रुपए की। अब उसने 150 रुपए और खर्च किए, तो ये हो गया 150, और ये हो गया आपका 5, और ये हो गया आपका कितना, 8। 150 रुपए उसने खर्च किए। या हम यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि पूरी ट्रांजैक्शन में यदि हम ये बोलें कि भाई 150 रुपए का ही हुआ, तो कितना आ जाएगा, 50 रुपए, और 17 पंजे 85। ठीक, तब ये कम हो जाता, ये हुआ। अब 1850 की उसको वो पड़ी क्यू पे, उसको देखो थी 1700 की, लेकिन उसने 150 रुपए खर्च आने जाने में भी तो किया, तो ये भी तो खर्च जुड़ेगा इसमें। तो यानी कि जब क्यू पर वो आया तो 1850 की उसको वस्तु पड़ी, और कितने बचाए उसने, 150 रुपए, और किस पे बचाए, 2000 पे, गुणा 100, ये कट गया, 3 बार कटे ये, और ये हो जाएगा आपका 7.5%। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही भाई, आई या नहीं आई, देखो 7.5% ये हुआ। अच्छा, इसी को हम ये भी बोल सकते थे कि 300 बचाए कब, जब वो 15% थी, तो 150 बचाने पर, 150 बचाता तो पी पर वस्तु की मूल्य के सापेक्ष प्रतिशत बचत, तो कितना हो जाएगा, आधा हो गया। तो इसका भी आधा करो, तो ये हो जाएगा 750, तब भी हमारा आंसर ये हो जाएगा। समझ में आ रही इतनी बात या नहीं आ रही भाई, ठीक है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़े, चलो देखो, उसने बोला कि एक मेटेलिक शीट ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप विथ लेंथ 56 सेंटीमीटर एंड विड्थ 40 सेंटीमीटर, फ्रॉम ईच कॉर्नर अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर इज कट ऑफ। एक स्क्वायर काटा जाता है प्रत्येक कोने पर, 56 गुणा 40 सेंटीमीटर की एक मेटेलिक शीट है, ठीक है। अ क्लोज बॉक्स इज मेड ऑफ द रिमेनिंग शीट, ठीक है, क्लोज बॉक्स बनाया जाता है जो रिमेनिंग बची। हाउ मेनी मैच बॉक्स ऑफ द लेंथ 4 सेंटीमीटर, विड्थ एंड 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 1.5 सेंटीमीटर कैन एकोमोडेट, ठीक है। उसने ये बोला, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 56 सेंटीमीटर, मैंने ये बोला कि ये रहा, ये 56 सेंटीमीटर, और ये है आपका कितना, 40 सेंटीमीटर, ये आपका हुआ 40 सेंटीमीटर। ये एक मेटेलिक शीट है, और उसने ये बोला कि 10 सेंटीमीटर के यहां से, 10 सेंटीमीटर यहां से, चारों कोनों से एक वो काटे जाते हैं, ये चारों कोनों से 10-10 सेंटीमीटर के कोने काटे जाते हैं, ठीक है, वर्ग काटे जाते हैं चारों कोनों से। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि भाई हमारे पास जो बचा ये 10 माइनस हुआ, तो यहां से यहां तक का बचा हमारे पास, ये 10 इधर से गया, 10 इधर से गया, 20, तो 20 इसमें से गया, तो कितना बचा, 36, यही बचा। ऐसे यहां पर हुआ 10 ये चला गया, 10 ये चला गया, तो ये बीच का कितना बचा, 20। अब मैं ये बोलूं, और जो ये देखो, यदि मैं इसको मोड़ूंगा, तो ये मोड़ेंगे तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, देखो, अब देखो एक्चुअल में ये हो जाएगा, यहां से एक्चुअल में ये हो जाएगा, ये मुड़ेगा ऐसे, ये बनेगा अंदर वाला पार्ट। यानी कि मैं इसको तो हटा ही दूं, चाहे ये वाला, ये वाला, ये तो हटा ही दूं। अब मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा ये, इस तरीके से कुछ बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, अच्छा नहीं बना, लेकिन बनेगा इस तरीके से, और ये हमारा फोल्ड होगा, और ये अंदर ये इतना बनेगा, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा। तो जब मैं इसको बनाऊंगा और इसका मैं एक बॉक्स बनाऊं, तो उस बॉक्स की हाइट यदि मैं यहां से बनाऊं तो कितने बनेगी, ये बनेगी। इसका जो वॉल्यूम रहेगा,
इसकी जो लेंथ रहेगी वो कितनी हो जाएगी, देखो एल हो जाएगा कितना अब 36, बी हो जाएगा आपका कितना 20, और आपका हाइट हो जाएगा कितना 10। अब मैंने बोला कि यहां पर जो बना वो बना आपका 36 इंटू 20 इंटू 10 सेंटीमीटर वाले, ये इसका वॉल्यूम हो गया पूरा। अब जो बड़े वाले का वॉल्यूम है वही छोटे वाले का वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। छोटे वाला कितना बोल रहा है, वो ये बोल रहा है हाइट इतनी, 4 इंटू 2 इंटू 1.5, ये हुआ। काट दो इसको। अब देखो यहां से ये हुआ तो ये कट गया, ये जीरो लग गई, 5 तिया 15 और 5 20 बार कट गया, 3 दूनी 6 और 6 छिंग 36 और 4 पंजे 20, 20 पंजे 100 और ये हो गया आपका 600 बॉक्स बनेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास किसी बड़े मेटल का वॉल्यूम दे रखा है, यदि बड़े बॉक्स का वॉल्यूम दे रखा है और उसको छोटे बॉक्स में डिवाइड कर दूं, वो छोटे बॉक्स के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास कितने बॉक्स बनेंगे वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो एक शर्ट के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, और इस देखो जब भी कभी ऐसा होता है ना कि 20% की वृद्धि और उसी उसमें 20% की कमी, तो सीधा सीधा 4% का डिक्रीज होता है। ठीक है, 4%, या हम ये बोल सकते हैं यदि x% का डिक्रीज और x% का इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो हम बोलेंगे x² बटे 100 हमारा आंसर हो जाता है। यानी कि 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, कमी हो जाएगी हमेशा। ठीक है, अपॉन 100, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4% का, माइनस इंडिकेट करता है डिक्रीज को। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि हम फ्रैक्शन से करें तो मैं बोलूंगा 20% की वृद्धि हुई तो 4 से कितना 20 पंजे 100, 1/5 है, तो 5 से 6 हो गया। फिर उसने बोला कि 20% की कमी हो गई, तो इसका मतलब हुआ कि 5 से 4 हो गया, तो ये हो गया आपका 25 और ये हो गया आपका 24। कितने की कमी हुई, एक की कमी किस पे हुई 25 पे, तो 25 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 4% कमी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। A can complete a work in 9 days and B can complete the same work in 22 days। ठीक है, ये हुआ तो ये हो जाएगा if they work together for 2 days what fraction of the work remain unfinished। यानी कि A जो है वो ये बोल रहा है कि A किसी काम को 9 दिन में कर सकता है और B उसी काम को 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों 2 दिनों तक साथ में काम करें तो कितना काम शेष बच जाएगा। जो शेष बचेगा वो देखो, उसने बोला कि A जो है वो कर रहा है 9 दिन, B जो कर रहा है वो कर रहा है 22 दिन। तो मैंने बोला कि इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो 198 हो जाएगा। अब ये 22 आ गया, ये 9 आ गया, टोटल वर्क ये हो गया। अब इन्होंने 2 दिन तक काम किया तो 22 प्लस 9, ए और बी ने जो किया, देखो बोल सकते हैं कि ए और बी ने जो काम किया 2 दिनों तक, वो कितना किया 22 प्लस 9। ये जो 22 और 9 है ना, एक एक दिन का काम आ जाता है ये, जब हम टोटल वर्क में डिवाइड कर देते हैं। मैंने टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ाया है ये चीज। अब ये हो जाएगा आपका कितना 31, ये हुआ, गुणा 2 कर दो, तो ये 62 वर्क इसने कंप्लीट कर दिया। अब 198 रिमेनिंग जो शेष कार्य बचा, वो शेष कितना बचा भाई 198 माइनस 62 कितने में से बचा। अब ये आपका शेष बचिया, देखो ये हो जाएगा आपका कितना 6 और ये हो जाएगा आपका 13, तो ये कितने में से हो गया, टोटल वर्क कितना है। अब रिमेनिंग ये तो कितना भाग बचा, अब टोटल हमारे पास कितना वर्क है 198, तो 198 से डिवाइड करा तो ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 2 छिंग 12, 2 8 16 और 2 9 में 99, यानी कि हो जाएगा आपका 68/99 आंसर हो जाएगा। ये रिमेनिंग बचा हमारा जो वर्क है, वो हमारा रिमेनिंग बचा। समझ में आई भाई बात इतनी। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। उसने बोला, अच्छा इसके ऑप्शन नहीं दिए कि भाई, चलो ऑप्शन है इसके, मैं इसके ऑप्शन दे देता हूं। देखो ए जो है वो है 50√3, बी जो है वो है 40
√2, सी जो है वो है 40 √3 और डी जो है वो है 50 √2। ये ऑप्शन है इसके, ठीक है। चलो, उसने बोला कि अमित जमीन पर खड़ा होकर 10 मीटर लंबी डोर से एक पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, अमित यहां पर खड़ा है और वो ये उड़ा रहा है पतंग यहां पे, कितनी, 100 मीटर की। 100 मीटर लंबी डोर है, पतंग ये उड़ा रहा है, तो उसने ये बोल दिया कि ये आया नीचे। ठीक है, इसको थोड़ा कम करो। ये है। अब उसने ये बोला कि ये हो गया, पतंग उड़ा रहा है और डोर का जमीन से उन्नयन कोण ये है। अब उन्नयन कोण हमेशा देखो कभी बनता तो ये ऐसे बनता है ऊपर को, ठीक है, तो ये होगा 30। ठीक, जो उन्नयन कोण का मतलब क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है भाई। अब दूसरा वो बोल रहा है कि नितिन, ये कौन है यहां पर, अमित। अब मैं नितिन का बनाता हूं। नितिन 10 मीटर ऊंची इमारत की छत पर है, ये जमीन है यदि, तो 10 मीटर ऊंची इमारत मैंने ये बना दी, ये 10 मीटर ऊंची इमारत है। यदि ये इमारत है तो ये आपका ये हो गया। अब मैंने बोला कि वो यहां से पतंग उड़ा रहा है, दूसरी पतंग उड़ा रहा है और उसकी डोर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है और दोनों पतंगे एक ही बिंदु पर मिलती है, यानी कि दोनों पतंगे यहीं पर मिल रही है, ये मिल रही है, और ये जो कोण है ये कितना है, 45 डिग्री का। ठीक, अब उसने बोला कि नितिन की डोर की लंबाई कितनी है। चलो भाई, अब बनाते हैं, इसको करते हैं। यदि ये 10 है तो ये भी 10 है, यहां पे इतना इतना। ठीक है, अब ध्यान रखना ये 90 डिग्री का एंगल है और यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल है। अब उसने बोला कि ये जो है ना, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा कितनी है, 2 यूनिट होती है, 2, और 2 की वैल्यू कितनी है, देखो कभी भी ये होता है तो ध्यान रखना, एक हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है ये, और इस ट्रायंगल में ये रहता है कि ये एक रिजल्ट है, याद रखना, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं ये, कि यदि 90 डिग्री और ये 30 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाली भुजा रहती है 2, इसके सामने वाली भुजा रहती है 1 और इसके सामने वाली भुजा रहती है √3। ठीक है, यदि मैं ये पाइथागोरस बना ले तो ये हमारा एग्जैक्ट हो जाता है। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 100, तो ये 30 है। ठीक है, और ये सॉरी ये 60 है, ये 30 है, तो इसके सामने वाली भुजा कितनी रहेगी इसके, ये रहेगी यहां से यहां तक की, ये वाली, ये 30 के सामने 1 रहेगा तो ये होगा पूरा 50 यहां से यहां तक, और ये 10 से नीचे तो ऊपर वाला रहेगा 40। अब ध्यान रखना एक रिजल्ट और होता है कि ये आपका 45 डिग्री वाला रहता है। यदि ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो ये एक और ये √2 रहता है, तो ये 40 है, तो ये भी 40 है, और ये आपका हो जाएगा 40 √2। बस यही हमें निकालना था कि नितिन की डोर की लंबाई, नितिन की डोर, नितिन यहाँ पर बैठा हुआ है और नितिन की डोर की लंबाई ये हो गई आपकी, नितिन की डोर की लंबाई कितना हो गया, 40 √2। ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात इतनी। चलो, ये टाइम, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यंजक, ये इस तरीके का, यदि ऐसा समझ में ना आए ना, ये इस तरीके के क्वेश्चन, तो इनको ऑप्शन को खोलने से पहले मैं आपको एक बार ये चीज बता दूं। देखो 2 तरीके बता देता हूं इसके, कि मैंने बोला कि इसको मैं लिख सकता हूं कि 3x³ प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं कि 3a² भी होता है ना, 3a²b, यानी कि x का स्क्वायर और b को ऐसे ही, x का स्क्वायर कितना, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x² और b कितना है, सॉरी, इसको मैं लिख सकता हूं 7y³ मेरे पास फॉर्मूला जो रहता है वो ये रहता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस
3ab², ये रहता है फॉर्मूला। तो मैंने इसको इसमें तोड़ने की कोशिश करी, प्लस अब मैंने बोला कि मैं यहाँ पर 3 होना चाहिए। ए कौन सा है? ये ए है, ये बी है, इसका स्क्वायर करो 9x² इंटू 7y, प्लस करो, फिर ये करो 3 इंटू 3x इंटू 7 का स्क्वायर करो 49y²। अब इसके गुणा कर लो, देखो 7 या 21 और 21 नामे 179, आ गया यही। इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया? ये जो फॉर्मूला बना ये बना 3x + 7y का होल क्यूब का, ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ये आंसर, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा मैंने बोल दिया कि देखो इक्वेशन एक है तो मैं किसी भी एक वेरिएबल को 0 कर देता हूं। मैंने बोला कि y = 0 है। देखो y = मैं 0 करूं तो ये x और ये x, ये ध्यान देना यहाँ पे, ये x और x तीन बचेगा, सेम आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं x को 0 रख देता हूं। x = 0 रखा तो ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो गया 0, और ये आपका हो गया 0, और ये भी आपका हो गया 0। बचा कितना? ये, यानी कि 343y³। अब मैंने बोला कि x0 तो ये हो गया, ये हो जाएगा आपका कितना? 27y³, जो कि नहीं, हमें तो इतना चाहिए। इसको सॉल्व करने पर मुझे ये मिला। तो अब ऑप्शन में जो ऑप्शन मुझे ये आंसर देगा वही मेरा आंसर होगा। ये मैंने बोला 0 है तो ये कितना हो जाएगा? 1000y³, जो कि नहीं होगा आंसर। ये मैंने बोला कि ये 0 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 343y³। ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा? 343y³। अब ये दो जगह में फंस गया, ठीक है। यदि मैं दो जगह फंस गया तो मैं अब क्या करूंगा? अब y = 0 करके x की वैल्यू निकालूंगा, और x मुझे कितना आ जाएगा? 27x³ आ जाएगा। तो जिसमें अब देखो जो ऑप्शन कट गया वो कट गया, लेकिन अब ये दो ऑप्शन को चेक करो। यदि मैं इन दो ऑप्शन को चेक करता हूं तो यहां पर मुझे ये 0 देगा, ये 0 देगा, लेकिन फिर से ये कितना दे देगा? 27x³। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इनका, ठीक है। चलो आगे बढ़े। उसने बोला कि एक दुकानदार 40,000 में एक लैपटॉप खरीदता है और उसे 20% लाभ पर बेच देता है। बाद में वही खरीदार उसी लैपटॉप को अपने क्रय मूल्य पर 10% की हानि से किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है। ऐसा हुआ कि मान ले जाए, मैं समझाता हूं कि ये कोई राम है और एक है श्याम, ठीक है। ये आपका मान ले जाए राम ना, ये बोलो शॉपकीपर है, ये दुकानदार है, ठीक है। ये शॉपकीपर है, और जो ये शॉपकीपर है ये 40,000 का लैपटॉप लेता है और इसको 20% के लाभ पर बेचता है, ये बोला उसने, बेच देता है। बाद में वह खरीदार यानी कि जो श्याम था, लैपटॉप को अपने क्रय मूल्य पर, अब देखो ये जो 40,000 था ना, इसके लिए क्या था? सीपी था। और ये जो यहां पर बेचेगा 20% पर, मान ले जाए 50,000 हुआ, या 20% इसका कितना? 20% हुआ 12 चौके 48,000। ये 48,000 शॉपकीपर का, देखो श्याम का तो हो गया, ये श्याम के लिए तो हो गया ये सीपी, लेकिन शॉपकीपर के लिए क्या हो गया? एसपी, ये हुआ। अब श्याम ने 48,000 में बेचा था, लेकिन उसने क्या करा कि 10% लॉस पर उसको बेच दिया। किसको? कोई थर्ड पर्सन को, मान लीजिए राम को बेचा, ठीक है। अब वो बोलेगा कि हानि से किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। लैपटॉप का अंतिम विक्रय मूल्य क्या है? यहां पर जो एसपी था वो क्या था इसके लिए? तो मैंने बोला देखो, एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई सीधी सी बात है, 40,000 का था इंटू 20% का मतलब है कि 6/5 प्रॉफिट में बेचा, फिर 9% लॉस में बेचा, तो ये हुआ 9। अब हम यहाँ पे पहुंच गए, काट दो इसको, 0 से 0 कट गई, 5 8 40, 9 8 72, और 7200 गुणा 6 कर दो, 0 0 12, और 7 6 42 और 1 43। ये आंसर हो गया लास्ट, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं,
ठीक है, एक लाइन में यदि हम करें तो हम ऐसे कर सकते हैं। समझ में आई भाई बात? चलो आगे बढ़े। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि हम फ्रैक्शन से करें तो मैंने बोला कि ये शॉपकीपर हो गया, ये मान लीजिए श्याम हो गया, ये आपका राम हो गया। अब इसका जो प्राइस था वो 5 से 6 में बेचा इसने इसको, और इसने 10% लॉस पर बेचा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 10% लॉस में बेचे तो 10 रुपए की चीज थी, 9 रुपए में बेच दी, यही हुआ। अब देखो ये दोनों श्याम का, ये देखो इसके लिए ये सीपी है और ये एसपी है, ये सीपी है, ये एसपी है, लेकिन श्याम के लिए तो ये एसपी हुआ ना, ये 6 भी और 10 भी। श्याम के लिए 6 भी एसपी, यानी कि श्याम ने 6 में खरीदा था और ये बोल रहा कि 10 में खरीदा, तो इसको इक्वल करो। पहले इक्वल करेंगे तो यहाँ पर 6 से गुणा कर दो और यहाँ पर 6 से गुणा कर दो तो ये हो गया 60, यहाँ पे 10 से गुणा कर दो, ये भी हो गया 60, ये हो गया आपका 50, और ये हो गया आपका कितना, 6 से गुणा करें तो 54, ये हुआ। अब 50 की वैल्यू कितनी है, 40,000, तो 8 गुना हो गया, ये देखो 0 से 0 कट गई, ये हो जाएगा 8,000, सॉरी 800 रुपये। अब 54 से गुणा कर दो 800 के, कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 8 पंजे 40 और 3 43, 2 जीरो लगा दो। ये भी ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, कैसे भी करो आंसर आना ही आना है भाई, आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन है, ये देखो जरा, इसको जरा ये बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के अनंत हल है। देखो 3 चीजें होती है हमारे पास। यदि मैं बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे पास एक होता है कि A1, जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन रहती है, ये मैं एक समझाता हूं कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। यदि ऐसा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब भी हमारे पास ये रहे कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो ये हम बोलेंगे कि दोनों जो लाइनें हैं वो, ये इसका जो है एक हल होगा, वन सॉल्यूशन। ये 2 लाइन की इक्वेशन है, तो इसका मतलब पता क्या हुआ कि ये लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रही एक पॉइंट पर, तभी हम इसका एक ही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा उसने बोला कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इसका जो होगा, इसका 0 सॉल्यूशन होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो दोनों लाइन है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल है। यदि मैंने ये बोला कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ये आपका हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, ठीक है। तो उसने यही चीज पूछी कि 2 समीकरण अनंत हल है। यदि अनंत हल है तो मैं ये बोलूंगा ना कि भाई एक इक्वेशन ये है, एक ये है, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, A1, ये मैं ये बोलूंगा कि जो थर्ड वाली इक्वेशन है ये यहां पर लागू होगी, A1 A2, तो 3/A इज इक्वल टू B1 कितना 7 अपॉन B इज इक्वल टू 15/30, ये होगा। A और B के मान ज्ञात करो, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं भाई ये कितना गुना है, 2 गुना, तो इसका 2 गुना कितना 14, इसका 2 गुना कितना 9, तो A की वैल्यू 9 और B की वैल्यू कितना 14। या हम ये बोल सकते हैं कि अच्छा सॉरी 9 नहीं 6 होना चाहिए, 6 और 14 होना चाहिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, सी। आंसर हो गया आपका कितना, सी आंसर हो जाएगा। तो ये हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आई भाई बात? या हम सीधा ये कर दिया तो इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि भाई 3A इक्वेट कर दो 15/30 से, ये हो गया आपका कितना, 2 बार कट गया, और ए बराबर कितना आ गया 6। दूसरे को कर दो, ये हो गया 7/B, ये हो गया 1/2, तो ये हो जाएगा B बराबर 14। ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे ही करो, बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए वाली, ठीक है।
चलो आगे बढ़े। उसने बोला कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर, देखो सीआई के इस पे बता रहा है ये, और ये बोल रहा है कि दर पर 7 वर्षों में अपने मूलधन की 3 गुनी हो जाती है। 7 वर्षों में कितना हो रही है? 3 गुना हो रही है। तो उसी ब्याज दर पर धनराशि अपने मूलधन की 27 गुना कितने वर्षों में होगी? तो मैंने बोला कि n गुना हो, n वर्षों में 27 गुना हो जाएगी। इस 27 को मैं लिख सकता हूं कि 3 की पावर 3, और जो ये पावर है ना इसकी गुना यहां कर दो तो ये हो जाएगा आपका 7 × 3 = 21 वर्ष। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिटेल जो भी है वो मैं आपको जब मैं कोर्स पढ़ाऊंगा बेसिक से लेके तब मैं आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन है कि इफ 40% of a number is added to 240 then the result is the same number। वो ये बोल रहा है कि यदि किसी नंबर का 40%, किसी संख्या का 40% संख्या 240 में जोड़ने पर, यानी कि किसी कोई संख्या है इसका 40% में, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज एडेड, किसी संख्या का 40% इस 240 में जोड़ा जा रहा है। ये बोल रहा है किसी संख्या का, कोई संख्या x, इसका 40% इस संख्या में जोड़ा जा रहा है, तो वो जो संख्या है ना वो स्वयं आ रही है उसकी x। ये बोल रहा है वो जोड़ने पर परिणाम वही मूल संख्या प्राप्त होती है। ठीक, समझ में आया? अब यदि ये आ रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि भाई अब इसको 40% है, तो ये मैं बोलूंगा 2x/5 प्लस 240 = x। 5 यहां ले जाओ, दो इसको आगे सॉल्व करो, 2x प्लस हो जाएगा कितना, 24 × 5 = 120 बराबर हो जाएगा 5x। ये इधर ले आओ तो 3x हो जाएगा 1200 = 3x, तो ये कट के हो जाएगा 400 आंसर। लेकिन उसने बोला कि इसका 50% कितना होगा, तो इसका 50% जो होगा वो 50% होगा इसका 200। ये आपका आंसर हुआ। यदि मैं बेसिक से करूं तो मैं इस तरीके से करूंगा ना, मैं सिंपल सी बात है। ठीक है, अब एक चीज मैं और समझाऊं, तो मैंने ये बोला भाई ये जो संख्या है ना इसको ऐसे भी समझो एक बार कि उसने बोला कि जो संख्या है ना उसका 40% उसने जोड़ा। 40% किस में जोड़ा? 240 में। तब हमारे पास कितना हुआ, जो संख्या आई पूरी 100% आ गई अपनी जो संख्या थी। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि जो 40% ये था और उसी संख्या का 60% ये था, x का ही 60% ये था 240। समझ में आ रही है बात? यदि x का ही 60% 240 है तभी तो कंप्लीट 100% हुआ, तभी तो कंप्लीट 100% ऑफ x तभी तो हुआ। समझ में आई होगी ये बात? तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि भाई जो 240 है वो जो 60% है ये 240 है। तो मैंने बोला कि भाई ये सीधी सी बात है, 6 से काट देता हूं, तो 6 से काटा तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24। अब 5% निकाल दो इसका, सॉरी 50%, 5 से गुणा कर दी तो 50% आ गया। यदि 50% निकालूं तो 5 से गुणा करने पर आ रहा है, तो 5 × 4 = 20, 200 आंसर। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं इसको। समझ में आ रही है बात? ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो जब भी केंद्रक के क्वेश्चन वो पूछें तो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो याद है वो होगा, जो वो याद रखना। देखो यदि मैंने बोला कि x1 x2 ये है, सॉरी x1 है, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये हमारे पास है, ये केंद्रक है। इसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, ये होंगे। तो अब निकाल दो। अब देखो एक चीज और ध्यान रखना,
यहां पर हमें ए के दे रखे, मान ले जाए ये ए है, ये बी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहां पर उसने क्या बोला कि 1 और 5 दे रखे, यहां पर उसने बोला कि 4 और 7 दे रखे, और यहां पर इसने क्या बोला कि भाई डी के नहीं दे, हमें नहीं दिए इसके, ये निकालने हैं, और ये हमें दे दिए। यहाँ के जो कोऑर्डिनेट है वो दे दिए उसने, कितने, 4 और 5। आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं, कैसे, देखो उसने बोला कि x1, तो x1, x2 और x3, तो x1 कितना 1 प्लस 4 प्लस x3 बोला अपॉन 3, ये कितना है 4, ठीक है। तो ये इधर चले गया 12 और ये हो जाएगा 5 प्लस x3 इज इक्वल टू 12, x3 इज इक्वल टू 7 हो गया। यानी कि एक तो 7 होगा, या तो ये या ये तो कट गया। समझ में आ रही है बात इतनी, ये है समझ में। अब इसके बाद देखो y के निकालो, 5 प्लस 7 प्लस y3 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना 5, 5 या 15 और ये हो जाएगा 12 प्लस y3 इज इक्वल टू 15, तो y3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ये कट गया, ये आपका आंसर आ गया। या हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि जो ये है ना, ये तो हमने कर दिया। अब देखो मेरे पास a के कोऑर्डिनेट क्या है, a के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1,5 और b के कोऑर्डिनेट क्या है 4,7। अब c के कोऑर्डिनेट हमें निकालना है x, y है, और हमें d जो सेंटर है, सेंट्रोइड है, केंद्रक है, उसके कोऑर्डिनेट हमें दे दिए 4,5। अब मुझे पता है अपॉन में 3 आना और 3 की गुणा होनी है, तो यहाँ पे 3 की गुणा कर दो, ये 12 और 15 हो गए। अब देखो, अब मुझे पता है ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y3 है, ये y2 है, ये y1 है। मैं एक क्वेश्चन में करूंगा, मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। अब मुझे यदि फॉर्मूला पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और उस 3 की हमने मल्टीप्लाई यहाँ कर रखी है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 इनका सम 12 आना चाहिए। तो 4 और 1 5 हो गए। अब यहाँ पे कितना जोड़ूंगा 7, तो ये कितना आ जाएगा 7, आ गया 7। 7 और 5 12 और 15 लाना है तो प्लस 3 कर दो, तो 3, 7 और 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़े। अब उसने बोला कि माध्यिका ज्ञात करो। जब भी हमें कभी माध्यिका ज्ञात करने के लिए आए तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, और वो दो तरीके कैसे, देखो कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपका जो माध्यिका निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा कि सबसे पहले आपने इसको आरोही क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी अवरोही क्रम में। यदि मैं यहां से देखूं तो इधर को अवरोही क्रम, और यहां से देखूं इधर को तो आरोही क्रम में। हाँ, तो आरोही क्रम में लगाओ इसको, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे पहले कितना है 4 चाहिए तो ऑलरेडी है, लेकिन कभी कभी मिक्सअप आता, मान जाए ये ऐसा होता कि 6 8 5 6 8 12 10 और आपका हो गया 4 और 14 ऐसे दिया हुआ होता, तो मैं इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाता। मैं पहले लिखता कि 4, फिर मैं लिखता 6, फिर मैं लिखता 8, फिर मैं लिखता 10, फिर मैं लिखता 12, फिर मैं लिखता 14। लेकिन इसने क्या काम करा कि ये दे दिया। अब कितने पद है इसमें, 1 2 3 4 5 6 पद है। दो चीजें हैं, ये 6 क्या है, इवन है, टोटल टर्म्स या तो इवन होगी या फिर आपका ऑड होगी। जब आपका इवन होगी तो आपका जो होगा वो n/2, ठीक, या मैं ये बोल दूं कि सीधा सीधा ये बोल देना कि इवन में कि n/2 यथ टर्न और n/2 यथ टर्न प्लस 1, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को जोड़ देना, डिवाइडेड बाय 2 कर देना। इनके बीच की जो टर्म होगी वो आपका एवरेज होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यदि आपका ऑड नंबर है तो सीधा सीधा अपने क्या करना है, n+1/2 जो टर्म होगी वो आपका मीडियन होगी, और यहां पर इनके बीच की जो टर्म होगी वही आपकी मीडियन होगी। जैसे मैंने लिखा 4 6 8 10 12 14,
तो मैंने बोला कि 6/2 3, एक तो तीसरी 1 2 3 ये हो गई। फिर मैंने बोला कि 6/2 + 1 यानी कि 3 और 1 4 ये हो गई 2। आप गिन भी सकते हैं, 2 इधर बच गई 2 इधर बच गई, ये बीच की टर्म है। अब मैं ये बोलूं इन दोनों के बीच में जो आएगा वो आपकी माध्यिका होगी। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों का एवरेज। तो मैंने बोला कि जोड़ा दोनों का 18/2 ये हो गया आपका 9। ये आपकी हो गई मीडियन यानी कि माध्यिका। माध्यिका, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 9। समझ में आई बात इतनी? चलो आगे बढ़े। आगे हैं, देखो इसको मैं डिटेल में समझाता हूं, फिर मैं एक डायरेक्ट करना तो ऐसे कर सकते हैं। इसको हम इधर ले गए, इसको मैं यहां ले गया, इसके अपॉन में करा तो माइनस कर देंगे इसको, कितना 2 पॉइंट कितना 3666 आएगा। तो ये हो जाएगा 3.1 और ये आ जाएगा 3x, ठीक है। अब मैं ये बोलूं कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 31/10 और ये 3 और चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 31/30। ये आंसर है, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, एक बार मैं डिटेल में बता दूं इसको। 3x प्लस, इसको मैंने बोला कि 2 पॉइंट, ये बीच में पॉइंट है भाई ये, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, 2 + 0.3 और 666 रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगा देते हैं, बराबर 5 + 0.46 के ऊपर बार। अब 3x ये हुआ प्लस 2 ये हुआ प्लस 0.3 है। जब भी हमारे पास ऐसा होता है एक के ऊपर बार है, कुछ के ऊपर बार रहता है और कुछ के ऊपर नहीं रहता, तो उसको सोल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि 36 पूरा लिखा और इसको माइनस करा, ये जो जिसके ऊपर बार नहीं है, अपॉन में जिसके ऊपर बार है वो 1 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है वो 1 0, ठीक है। आगे देखो 5 प्लस ऐसे यहां पर 46 - 4 बटे जिसके ऊपर बार है 9 और 1 0, जितने को ऊपर बार नहीं उतनी 0। अब मैंने बोला कि 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इधर, इसको उधर ही ले जा लेते हैं सारा, तो हो जाएगा 5 - 2 प्लस 46 में ये गया तो 42/90 माइनस 30, ये हो गया 33/90। अब ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 + 42 में से ये गया तो कितना बचा 33 गया तो 9/90, काट दो इसको 10 बार। अब 3x बराबर ये हो जाएगा 10 और 3 31/10 और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 31/90। ये इसका बेसिक था और ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। समझ में आई भाई बात? चलो आगे बढ़े। एक क्वेश्चन है ये, वो ये बोल रहा है कि 68.5 मीटर लंबाई और 45.4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर 2.4 मीटर चौड़ा रास्ता पथ बनाया गया है। पथ सहित बाहरी आयत के परिमाप और मूल मैदान के परिमाप के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, उसने ये बोला, ठीक है। देखो मैंने एक ये डायग्राम बनाया, ठीक है, ये पथ है और उसने ये बोला एक इसके बाहर चौड़ा रास्ता है और उसका मैंने डायग्राम ये बनाया, ठीक है। उसने बोला ये जो लेंथ है ना ये यहां से यहां तक की, मैंने मान लिया ये x है, ये पूरी, और ये मैंने बोला कि ये जो है ये पूरी ये है अंदर वाली, ये L है और ये आपका है ये पूरी है B, ठीक है। ये आपका है x, ये भी है x, ठीक है। अब देखो उसने बोला कि बाहर वाला और अंदर वाले के रास्ते का अंतर बताओ, रास्ते का परिमाप का। बाहर वाला जो रेक्टेंगल है वो, अंदर वाला जो रेक्टेंगल है वो, उसका जो परिमाप है उसका अंतर बताओ। अब देखो यदि मैं ये लिखूं तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि भाई जो मेरे पास बाहर वाला आया ये, इसका देखो
यदि ये यहां से यहां तक l है तो ये x और ये x 2x हो गई, यानी कि l प्लस 2x हो गई यहां से यहां तक की। यदि मैं यहां से यहां तक निकालना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं यहां से यहां तक कितनी हो गई, ये हो गई मेरी, ये देखो ये b है अंदर वाले की और ये x है, ये x है, तो पूरी कितनी हो गई b प्लस 2x हो गई। अब मैं बाहर वाले का यदि पेरीमीटर लिखूं तो बाहर वाले का पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2। देखो जब भी आयत का पेरीमीटर होता है तो आयत का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर या परिमाप, तो ये होता है 2l प्लस बी, लंबाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। तो बाहर वाले का मैं लिखूं तो ये हो जाएगा l प्लस 2x प्लस b प्लस 2x, ये हो गया। अब इसमें से ये हुआ, अब मैं माइनस करूंगा अंदर वाला 2l प्लस बी। समझ में आई बात, यही उसका अंतर होगा। तो यही अंतर है, तो 2 और 2 तो मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, l प्लस 2b 2x प्लस b प्लस 2x, ऐसे यहीं से आ जाएगा ये माइनस l माइनस b, ये हो गया। काट दो इसको जो कट रहा है, l से l कट गया, b से b कट गया, बचा कितना 4x और ये हो जाएगा 8x। x की वैल्यू कितनी है, ये हो गया भाई, पाथ x क्या है, पाथ की लंबाई है, सॉरी पाथ की चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 2.4, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 1 16 और 3 19, 19.2 आपका आंसर आ गया। ऐसे में यहीं से भी डायरेक्ट कर सकता था कि 2x है 2l है 2l है, काट दिया, 2b है 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2b से b कट गया, और ये हो जाएगा 4 और 4 8। और नहीं तो मैं सीधा सीधा बोल सकता था कि मैं भाई ये बोलूंगा 2.4 का मल्टीपल होगा। अब 2.4 का मल्टीपल का मतलब कितना है 0.3, यानी कि 3 का मल्टीपल होगा। पहले तो ये चेक करो, 3 का मल्टीपल ये भी नहीं, 3 का मल्टीपल ये भी नहीं, 3 का मल्टीपल ये भी नहीं, 0.3 का मल्टीपल, एक ही आंसर है, वो आंसर हम लगा सकते थे। समझ में आई इतनी बात, चलो आगे बढ़े। ये है, ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दोनों ये जो रेखाएं हैं ये आपकी पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। तो ध्यान रखना कि कभी भी इसमें आए तो ये जो ये आ रहा है ना, कौन सा, एक कोण 1 बराबर कोण x, या हम ये बोल सकते हैं कि कोण 3 बराबर कोण x, ये कौन से हैं, एकांतर कोण है। यदि मैं ये बोलूं तो ये मैं ये बोल सकता हूं कि 55 बराबर x, ये क्या है, एक संगत कोण है, ठीक है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। एक कोण और 2 कोण ये दोनों बराबर है, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, वर्टेक्स एंगल बोल सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि जो ये है ना और ये है, इसको देखो, या तो मैं बोलूंगा यही 55 है, आंसर आ गया, सीधी सी बात है, मैं ये बोल दूं कि ये 55 है तो आंसर आ गया ना हमारे पास, तो ठीक है। तो यदि मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये मेरे पास है, ये उसने बोला कि 55 है, ये उसने बोला कि कोण 2 है, ये इसने बोला कि कोण x है, तो मैं ये बोलूंगा ये जो है ना ये दोनों अंतः कोण है और इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा, ठीक है। और मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो कोण है ये वाले, ये कोण 2 प्लस कोण जो ये 55 है ये 180 होगा, क्यों, क्योंकि एक रैखिक कोण है, ये एक ही रेखा पर बने हुए कोण है, एक ही रेखा पर बने हुए कोण है ये, ठीक है। तो मैं यहां से भी निकाल सकता हूं कोण 2 की वैल्यू 180 माइनस कितना 55, और जो x हो जाएगा, ये दोनों 180 है इनका भी, तो कोण x प्लस कोण 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ये कितना है 180 माइनस 55 बराबर 180, अब ये प्लस x है, अब 180 ये दोनों कट गया तो कितना हो जाएगा x बराबर 55 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकता हूं, नहीं तो सीधा सीधा ये याद रखना, और यदि ये संगत कोण है तो ये 55 हो गया आपका, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 है, ये बोल रहा है कि
त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स टी कोण एक्स का समद्विभाजक है। ठीक है, ये है। ठीक है, यदि ये कोण एक्स का समद्विभाजक है कोण एक्स टी, तो एक चीज मैं और बता दूं इसमें, देखो ध्यान देना, जब भी कभी हमारे पास इस तरीके से आता है तो इसमें एक चीज ये ध्यान देना भाई। ठीक है, क्या कोण समद्विभाजक उसने बोला ये है, तो ये मैंने बोला कि ये x है, ये y है और ये z है। तो कोण समद्विभाजक का मतलब होता है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, ये और ये। ठीक है, तो यदि मैं ये बोलूं, सिंपल सा ध्यान रखना, ये x है, ये y है, ये z है और ये आपका p है, यही बोला ना उसने, t है। तो ध्यान रखना कि जो हमारे पास रेशियो आएगा वाई टी बटे, जो आएगा वाई टी बटे टी जेड, ये जो रेशियो आएगा ये हमेशा ध्यान रखना कि ये वाली भुजा और ये वाला कोण, मान लीजिए ये कोण मैंने थीटा बोला और ये भी मैंने थीटा बोल दिया, तो ये ऐसे होता है कि ये मैंने बोला कि ये हो जाएगा आपका एक्स वाई इंटू भुजा एक्स वाई इंटू साइन थीटा बटे ये वाली भुजा और ये वाला कोण एक्स जेड इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा सेम है तो कट गया, इसीलिए हम बोलते हैं कि वाई टी अपॉन टी जेड इज इक्वल टू होता है एक्स वाई अपॉन एक्स जेड। ये ध्यान रखना, जब हमें कोण अलग अलग दिए हुए हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो वाई टी, अब उसने बोला है ना कि देखो आगे देखना, वाई जेड को बिंदु टी पर, ये कितना है 5.6, ये कितना है वाई जेड 6, सॉरी वाई जेड कितना है 6 है, वाई टी कितना 3.2, तो आगे का देखो ये वाला कितना हो जाएगा, 6 में से माइनस किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, 3.8 हो गया। अब देखो वाई टी है 3.2, ये रिजल्ट आपको याद रखना ये वाला। ठीक है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको, ये है 3.8 इज इक्वल टू, इसके सामने एक्स वाई कितना 5.6 अपॉन जेड एक्स या एक्स जेड, आपका आंसर हो गया। ये 0 से 0 कट गया, 8 सत्ते 56, 8 चौके 32। ठीक है, अब 2 से काट दो 1.9, 19 दूनी 38 होता है, ये कट गया 2 बार, 19 की गुणा इधर कर दो तो हो जाएगा 19 सत्ते 133, ये हुआ डिवाइडेड बाई कितना 2, कहीं गलत तो नहीं हमने करा भाई, अरे हाँ गलत करा भाई, ये जो है ना ये 2 होना चाहिए, तभी तो मैं बोलूँ कि इधर आ कैसे रहा है ऐसे। चलो ठीक है, 7 हो गया, ये हो जाएगा 2.8, 4 से मैंने इसको काट दिया कितनी बार 0.7 बार, तो 7 की गुणा इधर हो जाएगी तो जेड एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 749 4.9 सेंटीमीटर। बस ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, उसने बोला कि 10 भुजा वाली आकृति के 5 आंतरिक कोणों में से प्रत्येक 185 है। तो सबसे पहले तो 10 भुजा है ना, जब भी हमारे पास ये रहता है तो इसके जो कुल अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग किसका, n भुजा के, तो ये होता है ये n-1 n-2 इंटू 180 होता है। अब उसने बोला 10 भुजा है तो 10-2 इंटू 180, ये हो जाएगा 8 इंटू 180 इज इक्वल टू 18 144,
ये हो गया। अब उसने बोला कि प्रत्येक कोण ये हैं, तो एक का ये है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर देंगे, तो गुणा 5 करा तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90 92। ठीक है, ये हो गया। अब उसने बोला कि शेष 5 के आंतरिक कोण आपस में बराबर, तो शेष का प्रत्येक कोण, अब ये 5 का हो गया, तो जो शेष बचे 5, वो 5 कितने हो जाएंगे, इसमें से माइनस कर दो 225, 5 हुआ, 3 में से 2 गया 1 और 14 में से 1 गया 5। ठीक है, अब ये 5 का है तो इसको डिवाइड कर दो 5 से, फिर कितना हो जाएगा 10, 5 दिया 15, 103 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। उसने बोला कि उसने 10 कोण का दे रखा, 5 कोण का दे रखा, और हमें 5 जो रिमेनिंग है वो निकालना है, तो मैं इसमें से 5 माइनस करूंगा ना, तो 5 का हमारे पास आ जाएगा। चलो आगे बढ़े। एक थोक विक्रेता 100 से अधिक इकाइयां खरीदने पर कुल खरीद पर 2% की छूट देता है। प्रत्येक इकाई का मूल्य 20 रुपए है। तो 150 इकाइयां खरीदा, जैसे ही वो 100 से ज्यादा खरीदता है ना, तो वो 2% की छूट दे देता है। ठीक है, तो उसने बोला कि 150 खरीदी, एक 20 रुपए की, तो 150 इतने की, और 2% की छूट देता है, तो 98/100 हो गया। ये हुआ, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 दूनी 30 हो गया, गुणा 198 हो गया। 3 का मल्टीपल देख लो, वो आंसर है। 3 के मल्टीपल बहुत होंगे, तो एक जीरो बना दो, एक जीरो, 3 अठे 24, 27 और 2 29, और 3 एकम 3, 3 एकम 3। अच्छा 198 में क्यों लिख रहा हूँ भाई, 98 होगा ना ये, 8 या 24 का 4, 9 या 27, तो 29, 29 40 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आसान आसान से क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। ये ध्यान रखना, जब भी ये आता है तो ये वाला होता है M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। तो ये दीवार, ये W1 अपॉन में और W2 अपॉन में। ठीक है, तो देखो 12 मजदूर थे और 18 दिनों में उन्होंने एक दीवार का निर्माण किया। एच की वैल्यू नहीं गिवन है, तो समान कार्य क्षमता से 8 मजदूर कितने दिन में करेंगे, कर दो इसको, 4 से कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से इसको काट दो 9 बार 27 आपका आंसर हो गया। ठीक है, वह सबसे बड़ी 4 अंक की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो तरीका इसका यह है कि 8 7 11 इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे, और पहले वो संख्या निकालेंगे जो इन सबसे डिवाइड हो रही है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। ठीक है, समझ में आई, और उसमें फिर 4 जोड़ देंगे। कैसे, 8 7 11 का मैंने बोला एलसीएम, इस एलसीएम से 4 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी जो डिवाइड हो एलसीएम से, जो एलसीएम से डिवाइड हो, और वो आई एलसीएम बड़ी से बड़ी किससे, एलसीएम से डिवाइड हो, वो लिखेंगे, फिर उसके बाद उसमें 4 जोड़ के वो आपका आंसर हो जाएगा। तरीका ये है, बेसिक तरीका। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि भाई सीधी सी बात ये है ना कि भाई जब मैं 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे 4 रिमाइंडर आ रहा है, जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो मुझे 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो मैं क्यों ना चेक करूं कि 8 से रिमाइंडर कौन सा आ रहा है। भाई 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट चेक करो, तो लास्ट के 3 डिजिट ये हैं, 8 दम 80, 8 एकम 8, यहाँ पे तो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। ये देखो 8 7 56 बचा 4, सॉरी 8 7 56, ये हुआ ना, तो बचा कितना 6, और 8 8 64, ये नहीं है। ये देखो 9 5 6, देखो 8 से डिवाइड किया, 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचा 7, 8 9 में 72 बचा 4, इसमें दे रहा है, तो आंसर हो सकता है। 86 जीरो में देखो 8 से डिवाइड करो, 80 बचा 6,
8 7 56 बचा 4, ये भी दे रहा है। दुविधा हो गई। अब हम चेक करेंगे 11 से, डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 11 9 99, ठीक, और 55 है, 56 है, बचा 55 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नहीं होगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, ऐसे चेक करेंगे, नहीं तो आप एलसीएम निकाल लो, एलसीएम से आप उसको डिवाइड कर दो, जैसे जैसे मैंने ये प्रोसेस आपको बताया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। मध्यानुपाती क्या होता है? यदि मैंने बोला कि ए और बी का मध्यानुपाती निकालो, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई मध्यानुपाती जो होगा अंडर रूट ए और बी होगा, अंडर रूट ए इंटू बी, तो इन दोनों का निकालना, गुणा कर दो। अब देखो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी है ना, तो ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू कितना है, 4, एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5। अब प्लस माइनस का 5 नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला कि एक्स से, एक्स जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, तो प्लस का 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये देखो क्वेश्चन वो ये बोल रहा है कि चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न में दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और वह विकल्प चुनिए जिसमें सही कथन का उल्लेख है। ए है, बी है, सी है, डी है। तो वो बोल रहा है कि पहला बोल रहा कि इन एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम द पैरेलल साइड्स आर इक्वल। नहीं, गलत है। क्यों? देखो वो बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है ये, तो ये बोल रहा है कि इसमें जो है ना, जैसे ये बोला उसने, वो ये बोल रहा कि जो पैरेलल साइड है ना ये इक्वल होती है। नहीं, आइसोसेलेस में जो ये अनपैरेलल होती है ना ये इक्वल होती है। ठीक है, तो ये गलत है। काइट इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो काइट है वो पैरेललोग्राम नहीं होती। क्यों? काइट ही होती है, इसकी ये भुजाएं बराबर और इसकी ये भुजाएं बराबर, और पैरेललोग्राम की सारी भुजाएं बराबर, सॉरी रोम्बस की होती है तो। ठीक है, पैरेललोग्राम की क्या होती है, समांतर चतुर्भुज, ये बराबर, ये बराबर और ये दोनों बराबर, तो ये भी नहीं है। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, सही है। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस होता है समान समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज की जो वो है प्रॉपर्टी, वो एक प्रॉपर्टी ये भी है कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें ध्यान रखना, यदि उल्टा पूछता ना कि जितने रोम्बस है वो सारे स्क्वायर है, नहीं, क्योंकि स्क्वायर की फिर प्रॉपर्टी है कि वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, उनकी जो भुजाएं एक दूसरे पे। लेकिन ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ये स्पेशल केस का है कि भाई जो स्क्वायर है वो रोम्बस हम मान सकते हैं इसको, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही है। द इक्विलेटरल formed by joining the midpoint of the sides of any quadrilateral is trapezium। ट्रेपेजियम तो नहीं बनता। हाँ, रेक्टेंगल या समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम बन सकता है, लेकिन इसमें जो आंसर रहेगा वो ये रहता है कि पैरेललोग्राम ही बनता है इसमें। ठीक है, समझ में आई भाई बात? चलो, तो ये गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन है, सॉरी ओनली सी आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 216 सेंटीमीटर आयतन वाले दो समान घनों को एक फलक से जोड़कर एक घना बनाया जाता है। तो मैंने बोला कि भाई एक ये है, ये बोल रहा है ये जोड़ दे। अब ये क्या बना, यदि मैं अंदर वाले
ये सारी चीजें मिटा दूं, ये और ये, तो मेरे पास ये बन गया आपका क्या, घनाभ बन गया ये। यदि ये घनाभ बना तो उसने ये बोला कि भाई मैं एक काम करूं, ये, तो उसने बोला कि जो ये है ना एक घन, ये 216 आयतन का है। यानी कि जो घन का आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब। और भुजा का क्यूब कितना, 216, तो भुजा कितनी हो जाएगी, 6। यानी कि ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कितनी हो गई, 12। तो हमारे पास जो घनाभ है वो घनाभ का क्या बोला उसने, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर अंडर रूट में। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये टोटल है 12, 12 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 144, 36, 200 हो गया, ये हो गया 36, 6 6 12 16, 3 3 6 और 4 10 और 1 11, 1 और 1 2, ये हुआ। ये अंडर रूट में निकल जाएगा। यदि अंडर रूट में निकलेगा तो हम इसको बोलेंगे क्या, कि 36 कर दो, 36, इसको मैं बोल सकता हूँ ना इस यहाँ पे 36 गुणा 6, 36 का हो जाएगा 6 अंडर रूट 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम ऐसे कर सकते हैं भाई इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3000 की राशि है और वो बोल रहा है कि देखो, दो इसका तो करने के तरीके बहुत है। पी आर टी अपॉन 100 से कर दो, जैसे भी करना वैसे कर दो, एक्स की रेट निकाल दो कि भाई सीधी सी बात है 4500 बराबर है 30,000 पे मिल रहा है ये, गुणा आर इंटू 3/100, 3 साल का है। काट दो इसको, 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, और ये हो जाएगा 3 तिया 9, 5 45, 5%। ये हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि भाई जो 45 है ये कितना परसेंट है इसका, 30,000 का, वो परसेंटेज निकाल दो, गुणा हो गया, ये हो गया, कट गया, 15% है। ये आपका इंटरेस्ट ना, तो ये इंटरेस्ट की रेट आ गई इतना परसेंट। अब इंटरेस्ट की जो रेट रहती है वो क्या रहता है, टाइम इनटू रेट। तो टाइम कितना है 3, तो 15 कब आएगा, जब 5, ये 12 5 होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर लो आप। ठीक है, चलो आगे बढ़े। राहुल और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। यदि राहुल की वर्तमान आयु, ये ठीक है भाई, ये राहुल है और ये इसका सन है, इसकी राहुल की वर्तमान आयु 49 है, तो गुणा 7 गुना है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 14, 7 गुना हो जाएगी 14। ये आंसर, कुछ था ही नहीं इसमें। आगे बढ़ो। एक गणितीय एक्सप्रेशन है ये, तो इसको मैं बोलूंगा ये डिवाइड में है। डिवाइड में है तो ये 2 है, तो ये माइनस हो गया, 2 ही बचा यहाँ पे। ये भी 2 बचा, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, ये भी 2 ही बच गया। तो 2 दूनी 4 गुणा 9 गुणा 5 पंजे 25, 25 चौके 100, 900, ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है, फर्स्ट भाग है इसका आधा, बराबर है किसके, सेकंड भाग के, दूसरे भाग का चौथाई और तीसरे भाग का 8वां, 1/4 के। और थर्ड जो है वो गुणा है 1/8 का। तो जब ऊपर सेम है नीचे अलग अलग रहता है, ऊपर सेम रहता है हर, तो हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट पार्ट रेशियो, सेकंड पार्ट रेशियो, थर्ड पार्ट। ये हो जाएगा आपका 2:4:8 का। काट दो इसको, 1:2:4, या तो ऐसे, नहीं तो इसके इक्वल में के मान लो और सबको इक्वल 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 करते जाओ, आपका फर्स्ट टेस्ट का रेशियो तब भी यही आएगा। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया ये, 4 2 6 और 1 7, 7 की वैल्यू हमारे पास ये है, 7 की वैल्यू बोला कि जो रियल वैल्यू है ये 59 है। काट दो इसको 7 से, 7 चौके 28 बचा 2, 7 या 21 बचा 4, 7 7 49। अब किसका बोल रहा है वो, तीसरे भाग का, तो 4 से गुणा कर दो। तो थर्ड जो पार्ट हो गया वो सीधा सीधा कितना, 7 चौके 28 का 8, क्योंकि 4 की गुणा करनी है इसमें। अब 12 और 2 14, 48 किस में, लास्ट में, सब में। तो 4 चौके 16, 14, 4 चौक 16 और 1 17, 17 78 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
आसान से हैं, ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा टफ पेपर आया नहीं था इस बार। ठीक है, चलो आगे बढ़े। बाहरी बिंदु Q से एक वृत्त पर PQ ठीक है भाई, चलो इसको करते हैं एक बार। कोई बाहरी बिंदु है और इस बाहरी बिंदु से कोई Q है ये, ठीक। ये है, ये कोई Q है, ये टेंजेंट है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना है। ये P है और ये R, दो स्पर्शरेखाएं हैं। केंद्र इसका O है, ये हुआ, ठीक है। और यदि OQ ये कितनी है, 41 है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो जाता है, ठीक है। तो और त्रिज्या है 9, ये 9, ये भी 9, तो ये 90 डिग्री है, ये 9 है, 9 है, तो ये 41 हो जाए, 40 हो जाएगा। और ये भी आपका वही, ये 41 है, ये 9 है, तो ये 40 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो, ये जो पूरा एंगल दे रखा है उसने, ये दे रखा है आपका 60 डिग्री का, और यहां से उसने बोला कि ये जो है ये मान ले जाए उसने, मैंने बोला कि एस पर काटता है ये, तो उसने बोला ये कि जो ये ना ट्रेंगल पी आर क्यूब या पी क्यू आर जो है, इसका परिमाप निकालना है। तो ये 40, ये 40, ये 60, देखो ये भुजाएं बराबर है आपस में, क्योंकि ये 60 है और ये 40 है, ये 40 है, तो आपस में बराबर है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होगा, और यदि ये बराबर होगा तो कितना हो जाएगा, 60, और ये भी 60 हो जाएगा। यदि ये आपका बन गया एक समबाहु त्रिभुज, और तो ये भी आपका 40 हो जाएगा, तो आपका 120 आंसर होगा, ठीक है। एक बार और देखते हैं इसको। यदि मैंने ये बोला कि ये बराबर है, ठीक, ये है, तो यदि ये बीच में जो रेखा है, यदि मैंने बोला कि ये 30 है, तो ये भी 30 है, तो ये 60 हो जाएगा, और ये आपका कितना, ये 60 हो गया, और ये 30 है, ये 90 है, तो ये भी आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं ये बोलूं कि इसको, इसकी जो लेंथ है वो निकालो, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये गुणा ये 40 गुणा 90, और ये भी हाइट है, ये बराबर हो जाएगा आपका 41 गुणा, मान ले जाए मैंने इसको बोला h, और ये भी है h, दोनों बराबर है, तो 2h हो जाएगी, h होगी। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 40 इंटू 9/41, तो 2h बराबर कितना हो जाएगा, 40 दूनी 80 इंटू 9/41, और ये आ गई पूरी, और ये दोनों है 40 40 80, तो मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए था भाई, ठीक है, ये तो नहीं होना चाहिए था। समझ में आ रही है बात, ठीक है। यदि ये आपका 60 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 30, और ये 30 है, तो ये हो जाएगा 60, ये 30 है और ये 90 है, तो ये भी हो जाएगा आपका 60। हाँ, तब तो ठीक है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे भी आ रहा है। और यदि ये 60 है, ये भी 60 है, तो ये 40, ये 40, तब ऐसे, लेकिन ये ऐसे करें तो ये इस तरीके से आ रहा है, तो इस क्वेश्चन में डाउट है भाई, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है। वैसे आंसर ये दे रहा है, तो ये आ तो रहा है ऐसे, लेकिन यदि मैं इसका ये इस तरीके से निकालूं, तो ये मेरा कुछ ठीक नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप एक बार डाउट में रखना, ठीक है।
आंसर ठीक है, आंसर आ रहा है ये भी, लेकिन ये भी आना चाहिए। इसमें रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं भाई, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं। हाँ तो इससे ये रहा, लेकिन एक बार लगा दो, कोई इश्यू नहीं है, लगा सकते हैं मतलब, ठीक है। और अब तो खैर चलो टाइम निकल गया होगा, लेकिन लगा सकते थे। अब ये देखो भाई, उसने बोला कि तीसरा क्वेश्चन है कि 10, ये देखो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको, कि ये बोला कि 10 साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू √6 साइन ए। या तो कॉस से भाग दे दो सब में और 10 निकालो, क्योंकि हमें 10 चाहिए। नहीं तो ये कॉस को एक साइड रखो और इसको एक साइड ले जाओ। मैंने बोला कि 10 साइन ए माइनस, या ऐसे कर दो, भाग ही दे दो। तो मैंने क्या करा कि कॉस से ए से डिवाइड करने पर, ठीक है, देखो डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 10a प्लस 1 इज इक्वल टू √6 10a। इसको इधर ले आओ, √6 10a इज इक्वल टू माइनस का 1। 10a बाहर आ गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अंदर, इसको -1 अपॉन कितना 10 माइनस √6, रैशनलाइजेशन कर दो उसका, 10 प्लस √6 बटे 10 प्लस √6। ऊपर सॉल्व करो चाहे ना करो, लेकिन नीचे एक बार देखो कितना हो रहा है ये, 100 माइनस 6 इजकल टू 94। ऊपर कितना है -10 माइनस √6, -10 माइनस √6, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। दो समकेंद्रीय वृत्तों में बाहरी वृत्त की एक जीवा ए बी अंदरूनी वृत्त को सी और डी पर काटती है। केंद्र में जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है, बाहरी वृत्त की त्रिज्या इतनी है, ठीक है। एक बार भाई वो क्वेश्चन देखते हैं जरा, ये वाला था, यदि ये 60 कैसे आया, हाँ ये 30 है, ये 60 है, तो अब देखो यदि मैंने ये डिवाइड, ये लाइन खींची तो ये 60 है, तो ये 30 होना चाहिए, 30 है तो ये 60 होना चाहिए, क्योंकि पूरा 90 है, ठीक है, क्योंकि ये भी 90 है, ऐसे ही आ गए, ठीक है, वो लगा सकते थे। अब देखो ये है मेरे पास दो वृत्त है, ठीक है, ये है। अब उसने बोला कि ए बी अंदरूनी वृत्त को सी और डी पर काटती है, ये है, ठीक है। केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 3 है, ये 3 है। बाहरी वृत्त की त्रिज्या 13 है, तो ये आपकी हो गई 13, और अंदरूनी वृत्त की त्रिज्या है 7, तो ये हो गई आपकी 7, ठीक है। अब उसने बोला कि AC की लंबाई ज्ञात करो। यदि ये A है, ये B है, और ये आपका C है, और ये D है, तो ये लंबाई ज्ञात करनी है हमने, ठीक है। अब देखो यदि मैं यहां पर चलूं, ये लंबाई कैसे आएगी, यदि मुझे इसकी और इसकी मिल जाए, और ये मिल जाए, या फिर ये और ये मिल जाए, तो मैं ये तो ये और मिल जाए, तो मैं देखो 7 से तो 49 है, -9 हो जाएगा 40, √40, ठीक है। आगे देखो, अब मेरे पास 13 और 3 है, अब मैं यहां से यहां की निकालता हूं, 169 -9 हो जाएगा 160, √160 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 गुणा 10, सॉरी 16 गुणा 10, 16 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा √10, और 40 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुणा 10, अंडर रूट करूंगा तो 2 √10, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, √2 √10 है, और ये हो जाएगा पूरा कितना है, 4 √10 है। तो 4 में से 2 गया, कितना बचा ये आपका बच जाएगा ये वाला 2 √10, ये आंसर हो जाएगा 2 √10, ठीक है। समझ में आई भाई बात, कैसे कैसे हमने किया, ठीक है। चलो आगे बढ़े, कम ही रह गया, थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, कोई बात नहीं।
ये आंकड़े माध्य के सापेक्ष विचलन ज्ञात करो। ये ध्यान रखना भाई, जब भी माध्य के सापेक्ष विचलन की बात कर रहे हैं तो दो चीजें आती है, तो मीन के सापेक्ष और एक माध्य के सापेक्ष। माध्य मतलब होता है एवरेज, ठीक है। तो उसने बोला कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25 है। जब भी हम विचलन की बात करते हैं तो पहले हम विचलन निकालने की कोशिश करते हैं। विचलन कैसे निकलेगा, देखो इसके सापेक्ष जो विचलन है माध्य के सापेक्ष, माध्य विचलन जब हम बोलते हैं तो पहले माध्य निकालो। यदि मैं इनका माध्य निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 15। भाई एपी में है, मिड की वैल्यू आंसर नहीं तो जोड़ लो, कितना हो जाएगा 10, 15, 20, 30, 50, 75 बटे 5, 15। अब मैंने देखा जो 15 देखा ना मैंने, अब देखो मेरा जो आया मीन कितना है 15, मैं इससे माइनस करता जाऊंगा। देखो ये माइनस किया तो आएगा 10, इसको माइनस किया तो आएगा 15, सॉरी 5, इसको माइनस किया तो आएगा 0, इसको माइनस किया तो 5 और इसको माइनस किया तो कितना आ जाएगा 10। इन सबको जोड़ दो और डिवाइड 5 से कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा माध्य विचलन, ठीक है। ये हम ऐसे कर सकते हैं, 15 और 15 30 बटे 5, ये हो जाएगा आपका 6 आंसर। हम ऐसे निकालेंगे इसको, ठीक है। ये आपका स्टैटिस्टिक्स के टॉपिक है, तो जिसने भी नहीं पढ़ा वो एक बार पढ़ लें, इसको पढ़ के चले जाएं, इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में करते हैं। ए अकेला, देखो ये करते हैं, ए और बी जो करते हैं वो करते हैं 35 दिन में, और ए अकेला करता है 60 दिन में। तो बी अकेला इसके 1/3 काम को कितने दिन में करेगा। देखो इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम हम जो निकालेंगे तो 5 कॉमन आ रहा है तो 5 ले ही लो, 7 यहाँ पे है, 12 7 84, 84 डिवाइड, गुणा मत करो इसके, रहने दो। यदि मैं अपॉन में 35 लिखूं तो इसकी जो कैपेसिटी है एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, अपॉन में 35 लिखूं तो 12 आ जाएगी, क्योंकि 12 से 35 कटेगा 7 बार, 7 से 84 कटेगा 12 बार। अब यहाँ पर देखो 12 7 84 और 12 5 60, 5 से 5 कट गया तो ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब ए जो है एक दिन में 7 कर रहा है, ये 7 कर रहा है तो बचा कितना 5, ये बी करेगा। अब ये बोल रहा है कि 5 इंटू 84 इंटू इसका 1/3, 1/3 कौन कर रहा है, बी, तो ये 5 से गुणा कर दो इसमें। अब काट दो, 5 से 5 कट गया 28, आंसर आ जाएगा 28 या 84, ठीक है। चलो आगे बढ़े। एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब उसने बोला कि इसका जो आधार है वो 3 गुना है, ये आधार 3 है और हाइट कितनी है 1, यही तो बोल रहा है वो कि ऊंचाई का 3 गुना है आधार है। और इसके दो तरीके से निकलता है भाई, यदि ये तो लॉन्ग साइड पर, लॉन्ग साइड की लेंथ दे रखी है, यदि इसकी लेंथ दे रखी है तो ये आपका कभी कभी ऐसे भी होता है, ये ठीक है, ऐसे मैंने बोला ये, तो ये हो गया L, ये L, ये B, ये हो गया आपकी H1 और ये हो गई आपकी H2। तो ध्यान रखना L1 L इंटू H2, H1 बराबर होता है B इंटू H2, ये भी बराबर होता है, ठीक है। अब ये है, तो अब इसका जो एरिया है वो एरिया क्या होगा, उसने क्षेत्रफल ही तो दे रखा है। अब क्षेत्रफल उसका होता है L इंटू बी, ये B है ये L है, या हम बोल सकते हैं कि भाई ये हाइट है ना, ये तो हाइट निकाल दो इसकी, भाई हमें हाइट दे रखी है ना तो हाइट निकाल दो। तो ये 3x इंटू एक्स, ये हो जाएगा 216, काट दो इसको, 7 या 21 और 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72 और x इज इक्वल टू हो जाएगा √72। इसको मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू 2, तो हो जाएगा 6√2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है। सुशांत और वरुण 40 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। सुशांत एक चक्कर 100 सेकंड में और वरुण एक चक्कर 80 सेकंड में पूरा करता है।
दोनों एक ही बिंदु में एक साथ विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं तो दोनों के फिर से एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर लौटने से पहले वो कितनी बार। इसमें क्या करेंगे, उसने बोला कि सुशांत 400 मीटर दौड़ता है, तो 400 मीटर का ट्रैक है, सुशांत है ये, इसकी स्पीड निकाल लेते हैं कितनी हो जाएगी सुशांत तो ये हो जाएगा आपका 4 मीटर पर सेकंड। और यदि मैं निकालूंगा किसकी, वरुण की, तो ये हो जाएगा 400/80, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ध्यान रखना भाई, जब भी हमारे पास सुशांत और वरुण है, ये इनका रेशियो भी यही हो गया 5 का। ध्यान रखना जब भी कभी ऐसा होता है और स्टार्टिंग पॉइंट से मैं मतलब ये है कि जब तक वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते हैं और उससे पहले कितनी बार मिल चुके हैं और सेम विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ देना 9, और यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इन दोनों को माइनस कर देना। अब ये जा रहे हैं तो उसने बोला कि इतनी बार मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट सहित, लेकिन उसने बोला कि प्रारंभिक बिंदु पर लौटने से पहले कितनी बार मिलेंगे, तो प्रारंभिक बिंदु से पहले लौटने एक माइनस कर देना, क्योंकि वो भी तो मिलेंगे, तो हो जाएगा 8 आंसर। तो कितना है आंसर, यह। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, ये क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन आए थे इस बार एनटीपीसी में, तो अब ध्यान रखना इसको कैसे करें, क्या करना है, समझ में आ गई इतनी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। ठीक है, चलो।